हेलो बच्चों, वेलकम टू रिसांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, यहाँ पे हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ये कैपेसिटर आगे हमारे पास तीन सर्किट एलिमेंट्स आते हैं। एक कैपेसिटर आता है, एक रजिस्टर आता है और एक इंडक्टर आता है। आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर पहले तो ये बताओ किस किसने देखा है। जनरली सब लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी ने फ़ैन खोल के देखा होगा। फ़ैन खोल के नहीं, फ़ैन लगा होता है, उसके ऊपर उसका जो ढक्कन लगा होता है ना, उसको उठा के देखोगे उस पर भी कैपेसिटर दिख जाएगा। एक सिलेंडर सा होता है, जो इतना सा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो वो करता क्या है, कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है और जब हमें चाहिए होती है कि हमने स्विच ऑन किया और फ़ैन चालू हो जाए, स्विच ऑन करते ही वो एनर्जी को खपाक से दे देता है और वो फैन चलने लगता है। उसके बाद जो नॉर्मल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारे घर में एनर्जी आती है, उससे फिर वो चलता रहता है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो एनर्जी हमारे पास होती है, वो इतनी इनफ नहीं होती कि फ़ैन स्टार्टिंग में चलने लगे। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, ताकि स्टार्टिंग में ये चलने लगे, फिर उसके बाद नॉर्मल जो एनर्जी आती है उससे भी चलता रहता है। जैसे मान लो हमारे पास एक टेबल है, उसको स्टार्टिंग में हमें खींचने के लिए या धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो जैसे ही वो चलना स्टार्ट करता है तो वो धीरे कम, उसके बाद हम कम फोर्स ही लगाते हैं और वो चलता रहता है। इसी टाइप से कैपेसिटर होता है ना। जब हमें फ़ैन चलाना है, हमें कोई भी मोटर चलानी है, स्टार्टिंग में हमें उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक बार वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद वो नॉर्मल चलती रहती है। तो ये एनर्जी ये कौन प्रोवाइड करता है? ये देता है कैपेसिटर। जैसे पुराने पहले के टाइम में जब हम खेती करते थे, खेतों में एक मोटर यूज़ करते थे, है ना, पानी की मोटर यूज़ करते थे। उसको क्या करते थे, उसको ऐसे घुमाते थे और जिससे एनर्जी मिलती थी वो उसको। लेकिन आज तो हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास कैपेसिटर है, वो लगा देते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो मोटर चलने लगती है। एक और एग्जांपल है, जैसे कैमरा हो गया, है ना। आजकल जैसे जिस कैमरा में अभी शूट हो रहा है, तो ये वाला कैमरा तो जैसे पहले वाले या फिर आज भी देखते हैं कि जैसे ही हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो ऐसे खप्पाच करके वो एक लाइट सी आती है ना, एकदम से आंखों में पड़ती है, वो सारे के ऊपर पड़ती है। वो क्या होती है? वो भी कैपेसिटर की वजह से ही होती है। वो एनर्जी होती है जो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, एकदम से प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया कैपेसिटर, काम हो गया कैपेसिटर का। क्या हो गया? ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि क्यों एनर्जी प्रोवाइड करेगा? क्योंकि किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। वो हमारे घर में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं कैपेसिटर होता क्या है। इट इज़ द कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं एनर्जी और चार्ज। ये एनर्जी को स्टोर करता है और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है ये खपात से दे देता है। ठीक है, अब कैपेसिटर तो हमें पता लग गया। अब कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा? एक कैपेसिटर है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो एनर्जी को स्टोर कर पाए। एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है उसकी कि वो एनर्जी को स्टोर कर पाए, वो हो जाएगी उसकी कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी होगी। अब जो ये एनर्जी होती है ये किस मतलब कहाँ यूज करते हैं ये देख लेते हैं। इसका जैसे हम कैपेसिटर को कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कैपेसिटर को आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? ये आप लोगों ने देखा होगा फैन में देखा होगा,
और ये कैपेसिटर बना किसका होता है? ये कैपेसिटर कंडक्टर्स का बना होता है ना। जो हमने कंडक्टर्स पढ़े थे कुछ दिन पहले, एक लेक्चर हमारा आया था जिसमें हमने कंडक्टर्स को पढ़ा था। पहले आप लोग कंडक्टर्स को सीख लीजिए, उसके बाद ही कैपेसिटर समझ में आएगा। तो जैसे फ़ैन हो गया हमारे पास, उसमें भी लगा होता है कैपेसिटर, या फिर कोई भी मोटर हो गई, या फिर कभी आप लोगों ने टीवी खोल के देखा होगा, टीवी में भी लगा होता है, या फिर कैमरा हो गया है ना, फ्लैश लाइट ऑफ कैमरा, इन सब में यूज होता है कैपेसिटर। टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी खोला होगा घर पे, तो उसमें छोटे 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 लगे होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, या फिर आपने लैब में भी देखा होगा, अपने फिजिक्स के लैब में देखा होगा, कैपेसिटर रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कैपेसिटर हो गया, उसका कैपेसिटेंस हो गया कि कैपेसिटेंस क्या होगा कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, वो कैपेसिटेंस हो गया। अब एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे कहाँ होगी। अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी, जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इट इज द कैपेसिटी टू होल्ड ए चार्ज Q per unit voltage, टू होल्ड ए चार्ज Q पर यूनिट वोल्टेज, वो क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा। कि मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये मैंने ले लिया एक कंडक्टर, ये कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मैंने सब बताया था कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसका कुछ पोटेंशियल है V, इसका कुछ पोटेंशियल V है। ठीक है, हमने इसको चार्ज दे दिया, कुछ Q चार्ज दे दिया है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका कैपेसिटेंस, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज आ गया, तो कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास C इक्वल टू Q बाय V। अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या आएगी? चार्ज का होता है हमारे पास कूलम होता है, डिवाइडेड बाय V हमारे पास होता है वोल्ट में। तो ये क्या आ गया? कूलम पर वोल्ट। और इसी कूलम पर वोल्ट को हम फैराड बोलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फैराड, या फिर इसको कैपिटल F में लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारे पास? फैराड आ गई। अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, है ना, डायमेंशन देख लेते हैं। इसकी डायमेंशन क्या आएगी? डायमेंशन के लिए यहाँ से निकाल लो। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलम होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है ना, और वोल्टेज जो वोल्टेज की यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। चार्ज को मैंने अभी तो Q ही लिख दिया, और वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने फॉर्मूला बताया था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ये क्या आ गया हमारे पास? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो यहाँ से इसके निकाल लो। अब Q की क्या होगी? 80 होती है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन। क्या होता है हमारे पास? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स होता है हमारे पास ML_T-2 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस एक और आएगी तो ये L2 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा
m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। ये आ गई हमारे पास इसकी डायमेंशन। तो कैपेसिटर की यूनिट आ गई कैपेसिटेंस की और इसकी डायमेंशन आ गई। अब ये कैपेसिटेंस 1 फेराड तो होगा, लेकिन हाँ अगर हमने किसी एक कंडक्टर को हमने मान लो 2 कूलम चार्ज दिया, उसके ऊपर वोल्टेज आ गई, जैसे हमने देखा कि कोई भी एक कैपेसिटर है कोई भी एक, उसकी जो यूनिट है वो 1 फेराड है ना। किसी भी एक कैपेसिटर के ऊपर 1 फेराड उसके ऊपर कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड है। तो 1 फेराड का मतलब हम समझ क्या सकते हैं, 1 फेराड का मतलब होगा कि मान लो मैंने किसी भी एक कंडक्टर को चार्ज दिया, वो 1 कूलम दिया, कितने में दिया, उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 1 वोल्ट था। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो 2 फेराड है, इसका मतलब क्या है, मैंने उसको चार्ज कितना दिया, 2 कूलम दिया, कितने में, 1 वोल्ट में। ठीक है, तो ऐसे हम फेराड को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं ये फेराड कितनी बड़ी यूनिट है, और इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक डेरिवेशन भी समझ सकते हो, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कैपेसिटेंस of a spherical conductor। एक स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेयर है ना, एक स्फेयर की वजह से हमने कैपेसिटेंस निकाला भी था। मान लो हमारे पास ये है एक स्फेयर, ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक स्फेयर। इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। इसको मैंने चार्ज दे दिया, Q दे दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, पॉजिटिव है तो अवे एंड कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर। ये हमारे पास ये कहाँ से कहाँ होती है, मान लो इसकी रेडियस है वो r है, ये जो कंडक्टर है इसकी रेडियस मैंने r मानी हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ये कहाँ से कहाँ तक होता था, r से लेके इनफाइनाइट तक होता था, है ना, इनफाइनाइट तक होती है इसकी रेंज। चलो छोड़ो, अब इसका हमने पोटेंशियल निकाला था इसका, है ना, एक इसकी वजह से, स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकाला था, और स्फेयर की वजह से पोटेंशियल हमारे पास कितना आया था, v की वैल्यू आई थी हमारे पास, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस होगा Q बाय V, है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो इसमें वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाय के क्यू बाय आर। Q से Q कैंसिल आउट हुआ, C की वैल्यू आ गई हमारे पास C की वैल्यू आ गई R बाय के। अब K है ये, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये इसकी वैल्यू मान लो मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करती हूँ, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू -12। पाई की वैल्यू तो वैसे भी 3.14 होगी, आर की वैल्यू हम देखेंगे कितनी लेंगे, ये -12 है, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। और हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q बाय V। हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ये जो है -12 की फॉर्म में आई है। तो ये कैपेसिटेंस तो बहुत कम हो गया ना, ज़्यादा नहीं, -12 तो बहुत कम हो गया, ये कैपेसिटेंस तो बहुत ज़्यादा कम है
है ना। यहाँ से हम मतलब अगर हमें 1 कूलम चार्ज भी चाहिए, अगर सी की जगह पे मैं ये पुट करूँ और इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q/V आएगी। अगर मुझे चार्ज है वो 1 कूलम चाहिए, मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो मुझे पोटेंशियल कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। 10⁻⁻12 है ये। तो अगर मैं मान लो 5,000, 10,000, 5 लाख इतना पोटेंशियल भी दूं, तब भी ये 1 कूलम नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और वैसे ये कैपेसिटेंस की वैल्यू वैसे भी कम ही होती है, वैसे तो फैराड में होती है, लेकिन एक फैराड भी बहुत बड़ी यूनिट होती है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो एक कंडक्टर है, हमारी अर्थ एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर है। इसका कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है, इसका कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है। मतलब एक 1 फैराड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो आप लोग देखोगे ना अपनी नोटबुक्स में या फिर अपनी बुक्स में, आप जो यूज करोगे, आप जिन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालोगे, वहाँ पे आपको जो यूनिट्स लिखी हुई मिलेंगी वो किस में मिलेंगी, आपको यूनिट्स लिखी हुई मिलेंगी माइक्रो फैराड में या फिर नैनो फैराड में या फिर पिको फैराड में, इन सब में आपको यूनिट्स मिलेंगी। जैसे माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैराड, 10⁻⁻9 फैराड, 10⁻⁻12 फैराड। तो आपको यूनिट किस में मिलेंगी, इसमें बनेगी, क्योंकि 1 फैराड अपने आप में ही बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो हमने ये निकाल लिया कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होगा, और हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि जो कैपेसिटेंस की यूनिट हम लेंगे वो माइक्रो, नैनो, पिको में लेंगे, क्योंकि 1 फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमारे सिलेबस में 3 टाइप के कैपेसिटर है, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल भी है, हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये कैपेसिटर बने कैसे, ये तो मैंने एक ही कंडक्टर लिया था, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर लिया था मैंने, तो एक ही कंडक्टर लिया था। तो देखो कैसे बनते हैं ये। मान लो क्या हुआ था कि हमारे पास ये एक स्फेयर था ना, ऐसे ही पैरेलल बनेगा, सारे ऐसे ही बनेंगे। एक स्फीयर था हमारे पास, इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ था +Q, इसके ऊपर चार्ज था Q। इसके ऊपर Q चार्ज था, तो इसका जो पोटेंशियल था, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे पोटेंशियल कितना था इसका, KQ/R था। अब हुआ क्या, ये पोटेंशियल था। अब इसके साइड में हमने एक और कंडक्टर को रख दिया, इसके साइड में हमने एक और कंडक्टर को रख दिया। ये कंडक्टर लिया था हमने न्यूट्रल कंडक्टर लिया, तो न्यूट्रल कंडक्टर की वजह से इसके इस फेस पे आ गया नेगेटिव, और इस पे आ गया, पहले हमने इसको क्या लिया था, न्यूट्रल लिया था, लेकिन इस पे क्या आ गया, इधर नेगेटिव हाँ सही है, इधर नेगेटिव आ गया और इधर क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल था, पहले पोटेंशियल V था, और V पोटेंशियल कितना था, पहले देखो वो पहले हमने लिखा था V था, और V पोटेंशियल कितना था, KQ/R था। अब इस पॉजिटिव की वजह से तो ये होगा, लेकिन जो ये इधर नेगेटिव आ गया है इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। तो कुछ पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल है और कुछ नेगेटिव की वजह से आ गया है। इस पॉजिटिव की वजह से भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा दूर है तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव में से कुछ नेगेटिव का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V' हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल हो गया कुछ V' हो गया, और ये V' क्या है, V से छोटा है ना, ये V' से छोटा है, यहाँ पे पोटेंशियल आ गया V', और ये V' आ गया V से छोटा। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C = Q/V, Q/V। अब V की जगह पे हमारे पास V' है, तो यहाँ पे जो हमने ये लिख दिया कि यहाँ पे कैपेसिटेंस C था जो कितना था, Q/V था। अब कैपेसिटेंस आ गया C' आ गया, जो आ गया Q/V'। तो अब V' क्या है, V' छोटा है, तो यहाँ पे C' क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, कि जो C' की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C से छोटी होगी, है ना।
सॉरी, यहाँ पे सी डैश की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, देखो यहाँ पे वी डैश क्या है, वी डैश छोटा है तो सी डैश क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे कैपेसिटर क्या आ गया, बड़ा आ गया। मतलब हमने क्या किया, हमने एक न्यूट्रल कैपेसिटर, न्यूट्रल कंडक्टर रखा जिसकी वजह से पोटेंशियल कम कर दिया हमने, है ना, हमने इसका पोटेंशियल कम कर दिया। इसका पोटेंशियल कम करने पे हम क्या कर सकते हैं, इसको और चार्ज दे सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस कम होने की वजह से यहाँ पे जो सॉरी इसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आ गया, बड़ा हो गया। अब फिर ये काम हुआ कैसे, ये हुआ कि हमने एक यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रल की जगह पे मान लो मैं यहाँ पे रख दूँ एक, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, न्यूट्रल की जगह पे मैंने यहाँ पे मान लो एक नेगेटिव ही कंडक्टर रख दिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमने दे दिया पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, इस पूरे के ऊपर नेगेटिव दे दिया और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये तो हमने अलग से न्यूट्रल किया था, अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल आ गया हमारे पास V डबल डैश आ गया, जो कम होगा V डैश से भी कम होगा और जो V से भी कम होगा। जब पोटेंशियल कम है तो कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, हमने इसका क्या किया है, पोटेंशियल कम किया है, तो ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पे C डबल डैश क्या होगा, बड़ा होगा C डैश से, और C से तो ऑफ कोर्स ये बड़ा ही होगा। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि एक कंडक्टर रखने की जगह हम क्या रखेंगे, दो कंडक्टर रखेंगे, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडक्टर की जगह पे हम दो कंडक्टर लेंगे। ऐसे ही बना हमारा स्फेरिकल। अब ऐसे ही हमारा बना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, ये हमने रख दिया एक ये कंडक्टर रख दिया और इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा कंडक्टर रख दिया। और ये हम रखेंगे कैसे, वैसे तो ये इनफाइनाइट में होती है ना, ये प्लेट्स इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे इसको चार्ज दे दिया मैंने Q, इस पे प्लस Q चार्ज आ गया और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर अंदर क्या चार्ज आएगा, अब हर एक ये प्लेट है, इसके इधर चार्ज आएगा, कुछ इधर चार्ज आएगा। कैसे चार्ज आता है वो देख लेते हैं कि चार्जेज कैसे डिवाइड होते हैं। देखो मान लो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर है प्लस Q1 चार्ज, इसके ऊपर है प्लस Q2 चार्ज। प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, कुछ भी चार्ज हो। एक के ऊपर Q1 है और एक के ऊपर Q2। तो आउटसाइड में जो चार्ज आता है दोनों प्लेट के आउटसाइड में, जैसे इसके इधर आउटसाइड में और इसके इधर, जैसे ये प्लेट है तो ये प्लेट ऐसे होगी, है ना, एक लाइन नहीं होगी, ऐसे प्लेट है ये। तो इसके इस साइड में जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2। और इसके इधर भी क्या चार्ज आएगा, इस प्लेट के इस साइड Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये तो हो गया एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे क्या चार्ज आता है, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना चार्ज आता है, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टू, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। और इनसाइड क्या बच जाएगा, यहाँ पे Q1 है, Q1 में से ये माइनस करेंगे, Q1 माइनस क्या करेंगे, इनसाइड क्या जाएगा, इनसाइड हमारे पास आएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2।
2। इसके इधर क्या चार्ज आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2। इनसाइड ये फर्स्ट प्लेट के ऊपर, ये हमने फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली। सेकंड प्लेट के ऊपर क्या आएगा, इनसाइड सेकंड प्लेट के ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो कि इसके आउटसाइड क्या चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इनसाइड क्या चार्ज आ गया, Q1 माइनस Q2 बाय 2, और इसके इनसाइड क्या चार्ज आ गया, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर जितना चार्ज होगा उसका ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा, है ना। ये दो प्लेट है, इसके अंदर अगर -5 चार्ज है, इसके ऊपर अंदर की साइड अगर -5 है तो इसके ऊपर क्या होगा, +5। इसके ऊपर -10 है तो इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 15 है तो इसके ऊपर -15। तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। और आउटसाइड क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इसके Q1 प्लस Q2 बाय 2। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। अगर इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे देखें तो इधर क्या होगा, Q माइनस Q बाय 2, 0 आ जाएगा, और इसके इधर क्या आएगा, 0। इसके अंदर पूरे पे क्या आएगा, Q, और इसके ऊपर -Q। अगर हमारे पास मान लो 3 प्लेट्स हैं, ये मैंने ले ली 3 प्लेट्स, ये 3 प्लेट्स ले ली, इसके ऊपर Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। तो आउटसाइड क्या आएगा, आउटसाइड फिर से इधर क्या आएगा, सम ऑफ चार्जेस। सम ऑफ चार्जेस मीन नहीं है वो, सम ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। और इसके इधर भी क्या आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2। इनसाइड हम निकाल सकते हैं, इसके इनसाइड क्या आएगा, इसके जो इसके इधर आएगा Q1 माइनस दिस वन, और इसके इधर क्या आएगा, Q3 माइनस दिस वन। और इस पे भी निकल सकता है, इस पे जितना आएगा इसके ऊपर इधर अपोजिट एंड इक्वल मिलेगा। तो ये हम निकाल सकते हैं कि एक पैरेलल प्लेट में चार्जेस कैसे निकालते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं अगर हम दो को चार्ज देते हैं। तो अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कितना होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे खासे। तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये मैंने ले लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसके इस पे मैंने चार्ज दे दिया +Q एंड इस पे दे दिया -Q। ये +Q -Q देने की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चार्ज तोड़ा इसके ऊपर रख दिया, और तोड़ा इसके ऊपर रख दिया, थोड़े चार्जेस लेके इसके ऊपर से इसके ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये बड़ा है थोड़ा सा, रुको, इसके ऊपर -Q बन गया और इसके ऊपर +Q बन गया। ठीक है, ये -Q आ गया और इधर प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ से छोटे लेके जाएंगे तो यहाँ पे चार्जेस की डेफिशिएंसी होती जाएगी प्लस की, और यहाँ पे एक्सेसनेस होती जाएगी। तो यहाँ पे इसके इनसाइड अभी तो हमने बात की थी, कितना चार्ज बनेगा, इसके इधर बन जाएगा +Q बनेगा, और इसके इधर क्या बन जाएगा, -Q बनेगा। ठीक है, इधर 0 बनेगा इसके, और इधर भी इसके 0 बनेगा। मतलब बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, बाहर कोई भी फील्ड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, जितना भी कैपेसिटेंस है वो इन दो प्लेट्स के बीच में स्टोर करके रख दिया। बाहर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, एनर्जी बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है। एनर्जी को हमने इतनी सी जगह में बांध दिया है ना। तो यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे स्टोर हो गई, और वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ कैसे गया, यहाँ पे ऐसे आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनर्जी को इतनी सी जगह में स्टोर करके रख दिया। हमने 2 कैपेसिटर इसलिए भी यूज किए हैं ताकि यहाँ पे एनर्जी इतनी सी जगह में स्टोर होके रह जाए। जब एक यूज करते थे तो एनर्जी बहुत फैली होती थी, यहाँ पे एनर्जी को हमने स्टोर करके रख दिया, तो ये आ गया एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गई ये वाली। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो सिग्मा आएगा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, वो क्या आएगी, प्लस क्यू बाई एरिया। मैंने मान लिया इन दोनों प्लेट्स का एरिया ए है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और एरिया दोनों का ए है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई प्लस क्यू बाई ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई माइनस सिग्मा आएगी, और वो क्या आ गई, माइनस क्यू बाई ए। हमने निकाल दी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो बच्चों, एक के ऊपर प्लस क्यू है और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इधर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी आ गया, यहाँ पे आ गया कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो हमारे पास है, ये क्यू रहा, अब हमें निकालना है वी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने फॉर्मूला कराया था, याद हो तो, है ना, फॉर्मूला किया था हमने पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को याद हो तो गॉस लॉ में हमारे पास सीट्स थी कुछ, है ना, इस टाइप से आया था हमारे पास, ये 2 सीट थी, है ना, इसके ऊपर प्लस सिग्मा था, इसके ऊपर माइनस सिग्मा था, और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी जो फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है। अब अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैंने क्वेश्चन भी कराया था ये, और माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस की वजह से क्या होगा, इधर होगा, है ना, माइनस की वजह से इस साइड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नेगेटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी कोई भी फील्ड नहीं होगा, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अब बीच में देखो, बीच में प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, अवे, कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस चार्ज की वजह से भी क्या आया, माइनस चार्ज की वजह से क्या आया, टुवर्ड्स, है ना, माइनस की वजह से क्या आया, टुवर्ड्स दी प्लेट, है ना, और वो क्या आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बीच में कितना चार्ज बन जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में याद भी कर सकते हैं आप, 2 प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने बताया ये आया कैसे था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वी क्या आ जाएगा, ई इंटू डी, ई क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सिग्मा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा है हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसमें कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, क्यू बाय वी, और सी की वैल्यू आ गई क्यू डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू पुट करो, क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आगे हमारे पास आएगा, अगर पैरेलल प्लेट के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो क्या होगा, कंडक्टर को रख दें तो क्या होगा। तो ये तो जब है जब अंदर वैक्यूम है ना, कुछ भी नहीं है अंदर, तब ये आता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अंदर हम अगर डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो क्या होगा, कंडक्टर को रख देंगे तो क्या होगा। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी स्टोर भी पूछेंगे कि इसमें, ये तो कैपेसिटेंस आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने एक कैपेसिटर रखा है तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है ना, वो कितनी एनर्जी कितनी स्टोर करेगा। तो और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ लीजिए इस कैपेसिटर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी के लिए भी, 12th हो, नीट हो या जेई हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसको पढ़ लेना बस। थैंक यू।